इश्क बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत खुशी है और मैं बड़ा मशहूर हूँ फैसल जामिया अहमद साहब का, रहमतुल्लाह साहब का, इनके ज़ेर नज़र प्रोफेसर सिद्दीकी साहब ने बड़े खुलूस के साथ मुझे मदऊ किया यहाँ पर। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहा हूँ और इस वजह आपको मैं जल्दी बताऊँगा। शुरू करता हूँ वो बात से जिसका मुझे जो मेरे जहन में काफ़ी अपने लिए मानता हूँ, जिसे मैं और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार घर पे मैं कहता हूँ वालदा से कि जब उर्दू में किसी से बात करना हो तो मैं कैसे बात करूँगा, दो जुमले से ही कैसे बता पाऊँगा, क्योंकि बचपन से इब्तदाई तालीम से कॉलेज हो स्कूल हो उर्दू मैंने ज़्यादातर सीखी नहीं है। जो कुछ भी सीखा हूँ घर पे वालिदैन की सरपरस्ती में ही हासिल किया। तो आप सबके साथ मैं आज खिताब कर रहा हूँ, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। आज से तकरीबन 10 साल कबल की बात है। नेशनल टीवी सोनी पर अमिताभ बच्चन के साथ 50 लाख का सवाल मेरे सामने था। सभी की नजर थी, काफी टेंस माहौल था। और वो सवाल क्या था, और सवाल को आज दोहराने की वजह क्या है, समाज फरमाएं। और सवाल ये था कि हु वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट of the Indian National Congress? And I believe some of you know the answer. May I know who will know the answer? Right, all of you know the answer. But उस वक्त 19 साल में मेरे सामने 4 ऑप्शंस, इसका जवाब मुझे नहीं पता था। मैं चाहता तो क्विट कर सकता था, लेकिन हमेशा से अज़्म रहा कि सक्सेस इज नॉट फॉर क्विटर्स। नाना जान की बचपन से तालीम रही है कि कोशिश करना ही कामयाबी है। तो हुआ यह था कि मैंने उस सवाल का जो मेरे जहन में उस वक्त सही समझा, मैंने जवाब दिया जो कि गलत निकला था। लेकिन इस वाक़े को बताने का मकसद ये है कि जो मैंने बचपन से सीखा है वो ये है कि लो जान बेच कर भी इल्म हुनर मिले, लो जान बेच कर भी इल्म हुनर मिले, जिससे मिले जहां मिले जिस सदर मिले। और जो बात आप सब जानते हैं वो बात मुझे सिखाई थी अमिताभ बच्चन ने लाखों लोगों के सामने। बहरकैफ मुझे बड़ी खुशी है कि मैं मेरे भाई बहनों से दोस्तों से मुखातिब हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल आप ही की तरह हूँ। आप में बीच में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं आज आपके बीच बैठा होता तो मुझे कुछ अलग महसूस ना होता। मैं आप ही के जज्बात के साथ यहाँ बैठा हूँ और वहां बैठा होता था। और ये बात बताने का मकसद ये है कि सब में, हर किसी में, जिस तरह आपसे भी कहा भी गया था कि हर किसी में सलाहियत होती है, उस सलाहियत को पहचानना, जानना और उसको उभारना, ये आपकी जिम्मेदारी है। सभी को सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना ये जरूरी नहीं, बल्कि इस एग्जाम के अलावा आप इससे बड़ी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। चलिए आपको एक मिसाल देता हूं। सबसे पहली मिसाल आपके सामने खुद मौलाना आजाद। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये किस स्कूल में पढ़े थे या किस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे? जी नहीं, इनकी तालीम अपने घर में हुई थी। He was homeschooled and self-taught। लेकिन
कि इल्म की इनकलाबी लहर आज आपके सीनों में बह रही है। तो बात यह है कि आपको इस माहौल का हासिल होना, आपको इस तरह की डेडिकेटेड फैकल्टी का हासिल होना, इस तरह की रहनुमाई का मिलना उस शख्स की कोशिशों के जरिए हुआ है जिनकी तालीम घर पे हुई, जो कभी स्कूल नहीं गए, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, वो सेल्फ टॉट। तो अंदाजा लगाइए कि जब किसी के पास जज्बा हो, जब किसी के पास इल्म का ज़ौक़ हो, पढ़ाई का शौक हो, तो वो क्या से क्या नहीं कर सकता। उनकी वफात को 60 साल हो चुके हैं, लेकिन आज उनके नाम इस मुल्क की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी कायम हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो मुझसे कहा गया था और मुझसे कहा जाता है घर में, शायद जिसकी एक तस्वीर अल्लामा इकबाल ने लिखी है, यकीन मोहतम अमल पैगम मोहब्बत फातिह आलम। और मुझे समझाने के लिए आसान अल्फाज में मेरे नाना कहा करते थे कि अज़ाइम दिन के पुख्ता हो, यकीन जिनका खुदा पर हो। अज़ाइम दिन के पुख्ता हो, यकीन जिनका खुदा पर हो, तला तुम खैर तूफान से वो घबराया नहीं करते। आपके सामने प्रोफेसर साहब ने अपने अंदाज में यही बात कही है। इंग्लिश में you have heard the phrase rise up to challenges. You have never heard the phrase fall down to challenges. मुश्किलात के सामने, चैलेंजेस के सामने आपकी उठान होती है, आप गिरते नहीं हैं। तो यही मैसेज आप सभी को देना चाह रहा हूं, क्योंकि आप इल्म से वाबस्ता हैं। वही कौमें तरक्की पा रही हैं जो बाजी इल्म में ले जा रही हैं, और आपको उस इल्म की शमा को लेकर उसकी रोशनी को चारों ओर फैलाना होगा, ताकि उस रोशनी में और उस रोशनी से सभी को सही और गलत का फहम हासिल हो। इस प्रोग्राम की जो आज की जो इफ्तिताह है, लीडरशिप डेवलपमेंट, कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि लीडरशिप हम सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर जो मर्द हजरात हैं, बतौर अवाम, लीडरशिप इज योर कोर एरिया ऑफ फोकस, शुड बी योर कोर एरिया ऑफ फोकस। यहाँ पर जो मेरी बहनें खवातीन हैं, इस साल के यूपीएससी का ऐसे का एक टॉपिक था, और जो मशहूर प्रवर्ब भी है, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। तो लीडरशिप का पस मंजर आपके लिए काफी अहम है। यहाँ पर जो असातिज़ा हैं, आपकी लीडरशिप के नतीजे मेरे जैसे हजारों तलबा आगे आ सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इससे आप सब जरूर ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा फरमाएं और इसे अपनी जिंदगी का एक अहम रुख समझें, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि इस मुल्क की तरक्की का अहम रुख बनने के लिए। मुझसे अक्सर लोग पूछा करते हैं कि आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आपने मास्टर्स भी किया, 10 साल आपने एक फील्ड से जुड़ा रहने के बाद इस तरह रुख क्यों कर लिया? You are deviating from all your efforts of 10 years. तो मैं कहता हूं कि I'm not deviating. I'm not taking a detour. मैं उसी रुख पर एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। वो कैसे? डॉक्टर बनने का शौक मुझे इसलिए था कि this is a happy marriage of science and service. Because I love science, I love mathematics as a young student. I wanted to pursue a career which allows me to be in the scientific realm. At the same time, I know that सिर्फ साइंस करना वो मेरे लिए मेरा मतलब शौक होगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि मैं जो हासिल करूं वो सभी तक पहुंचाऊं, खिदमत खल्क में अपने खिदमत को अंजाम दूं, जिसकी बचपन से मुझे तरजीह दी जाती है। तो इसीलिए साइंस एंड सर्विस का एक मजमा मुझे मेडिकल फील्ड नजर आया, इस वजह से मैं डॉक्टर बना। लेकिन जैसे मैं अपने खिदमत अंजाम दे रहा था उस्मानिया मेडिकल कॉलेज और इसके हॉस्पिटल में, जो इस रियासत का सबसे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, तो अंदाजा ये हुआ कि जो मजबूर, लाचार, बेबस लोग होते हैं, हेल्थ इज ओनली वन ऑफ द मेनी डेप्रिवेशंस दे फेस। जैसे वो हॉस्पिटल के बाहर कदम रखते हैं तो अलग मसाइल है
इनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाता। लाख कोशिशों के बावजूद, अच्छी नीयत के बावजूद, एज अ डॉक्टर आई हैड एन इम्पोर्टेंट बट अ लिमिटेड रोल। एंड आई रियलाइज, जैसे कि आपको बताया गया था कि दादाजान की बचपन की बात याद आ गई, ये भी एक मैदान है, बड़ा वसी मैदान है खिदमत का। तो उसी आई reignited that seed. That seed germinated and translated to the efforts that led me to practice examination. The purpose of telling you this is that you can do great service being in the civil services, because this offers you a very broad scope of doing a good job across various domains, affecting lakhs and lakhs of people in one go. At the same time, it offers you a brilliant opportunity to be a key pillar in nation's progress, to contribute your efforts towards building institutions, towards translating all the good policy work down to the last mile. So you become not just a public servant serving the public, but you also serve the nation with equal vigor. And अगर आपके दिल में इस तरह के ख्वाहिशात और जज्बात हैं, तो सिविल सर्विसेज is perhaps the best platform for it. In fact, मुझे हिंदुस्तान में शायद इसके ऊपर अगर आपको बढ़ना हो तो एक ही तरीका है, इलेक्शन कर लीजिए। मकसूद बात यह है कि मुझसे अक्सर सवाल किया जाता है, जॉब करते हुए क्या मैं इसकी पढ़ाई कर सकता हूँ? आई एम डूइंग माई मास्टर्स, माई अंडर ग्रेजुएशन, कैन आई स्टडी फॉर दिस? आपके सामने मिसाल ना सिर्फ मैं बल्कि कई राइटर्स हैं who come from very humble backgrounds. मुझे ताज्जुब होता है इस एग्जाम में खास तौर पर कि कैसे it is not those who are spoon fed all their lives, but it is those who struggle to succeed in this examination. I think that's a lesson for all of you to take के नहीं हमारे पास मेरे यहाँ वो सहूलतें नहीं है, नहीं, जिनके पास सहूलतें ना हो they rise up to the challenge. So I want you all to understand that जिस शोबे में भी आप इंटर सकते हैं उसमें जिस तरह के आपको बताया गया था, आगे ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एक मिसाल जो मेरे वालिदा अक्सर मुझे और हमारे घर के सभी बच्चों को देती हैं वो ये है कि भले ही आप एक कारपेंटर बने, कीला ठोकने वाले बने, बट इस तरह के बने कि दिल्ली से आपको कॉल आए कि हैदराबाद से दिल्ली आकर मेरे लिए ये काम करिए। ये आपके लिए बड़ी से बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मैं खुद भी यूनिवर्सिटी उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ और तालीम से खास लगाव रखता हूँ। So I have a habit of looking at research papers and articles in journals. And कुछ बातें मैं आपसे खुलकर कहना चाह रहा था। The quality of research that comes out of most institutions in our country, like the faculty here knows better than me, and like all of you know as well, is dismal. तो एक वजह मुझे ये लगी कि आप सभी उर्दू जबान के माहिर जरूर होंगे जो आपके खुद की जबान, लेकिन इसी के साथ साथ वक्त की जबान, द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ टुडे, इस पर भी उबूर हासिल करना आप सबके लिए जरूरी है। वो इसलिए कि you might have amazing thoughts in your mind, the best ideas, the most innovative strategies, great intellectual depth, but how do you convey all of this? The vehicle of language is the medium in which you deliver all of that to others. एक बात ये हुई, लेकिन इसकी दूसरी कड़ी ये है कि सामने वाले को वो बात समझ में भी आनी चाहिए। और हमारे लिए ये बहुत खुशनसीबी की बात मानता है कि हमें उबूर हासिल करना होता है मल्टीपल लैंग्वेजेस में। And if you look at research and intelligence, people who are well versed in more languages than one, they have many areas of their brain which are active. So it makes you a better thinker, a better writer, and overall a better intellectual. तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि I have read papers from my friends and colleagues from other colleges, ANU, Jamia. I think there is scope for doing a better job. और यहाँ पर क्योंकि आप एक नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हैं, उर्दू का अबूल जरूर हासिल करिए, लेकिन साथ ही साथ उसी तरह की मेहनत बल्कि उससे ज्यादा मेहनत वक्त की जबान पर भी कीजिए।
It is soft skills that determine your success. It is not your marks. It is not your division that you pass in, which is also important, but that is not the topmost priority. Holistic development. You should be able to speak to people in a way that they listen to you. आज आप मेरी बात इसलिए सुन रहे हैं because I have credibility. अगर मैं आप ही की तरह स्टूडेंट होता 2 हफ्ते पहले, तो आप इस फोकस से मेरी बात नहीं सुनते. जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं करते. लेकिन आप इसलिए कर रहे हैं because I have built my credibility. How have I done that? बहुत मेहनत लगी है. ये हिंदुस्तान का टफेस्ट एग्जाम है. हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग इसके लिए रजिस्टर करते हैं. इस मुल्क को चलाने के लिए 130 करोड़ लोगों की गवर्नेंस को संभालने के लिए we have overall about 6,000 or so IAS officers, which works out to about 0.00005%. So if you want to play that great role in national progress, if you want to offer your services at the highest stage, this is the platform. But this is not the only platform at the same time. आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस. I think it was 1920 or so. He stood 4th in the Imperial Civil Service examination. जो यूपीएससी से पहले, आईएएस से पहले ब्रिटिश दौर में सिविल सर्विसेज का आज से भी बड़ा होना हुआ करता था. He quit next year, and we know him today for all his services to the country, his sacrifices. इंपीरियल सिविल सर्विस की बुनियाद रखी गई थी 1857 की जंग के बाद. And the first Indian to crack the examination. It was very difficult. The exam was geared towards Britishers. Yet the first Indian to crack the examination was Satyendranath Tagore in 1860s. And उस सिलसिले में आगे जाके कुछ अहम नाम भी हैं. आप सब ने से किसने सर सीडी देशमुख का नाम सुना? Absolutely. अच्छा, बड़ी खुशी की बात है. अच्छा, तो हमारे पास उनके पड़ोसी मौजूद हैं. तो सीडी देशमुख I think was the first to enter into this examination in the 1910s. Britishers had established the RBI to serve their interests, but he was so qualified. अपने इल्म और काबिलियत की बुनियाद पर he was made the first non-British, the first Indian governor of RBI, and later he became one of the earliest finance ministers of our country after the first elections. उनकी कामयाबी का राज इल्म, काबिलियत, अपने हुनर पर मेहनत करना. Work on your credibility first, and then all your talent, all your services will spill over to others around you and to the wider society at large. अब्दुल्ला यूसुफ अली का नाम कितना सुना है? सुना होगा कुछ लोगों ने. I can see some hands there. He was an Indian civil servant. Imperial civil services के ये भी single digit rank holder रहे हैं. 7th rank if I remember correctly. And आप सब बखूबी वाकिफ होंगे इसकी खिदमत से, इनके खिदमत से. आपको फिर I have told you about some civil servants who did great services. There are many more. Come to the other side. There were many non-civil servants who perhaps had greater contributions than these gentlemen. मौलाना था और पहले की आजादी के सभी वो अहम लीडर्स. मैं आपके सामने एक कंसिडर करना चाहता हूं, मिस्टर सतपाल. You might not know him by this name, but let me tell you about him. He was a master's and PhD in economics. His thesis was titled "The Problem of the Indian Rupee." So, through and through economist. He studied history, anthropology, sociology, philosophy, and wrote books on all these subjects. And ultimately, as a professional, he was a lawyer. He studied law and practiced law. He was not a civil servant. Yet, we know Mr. Satpal today as Baba Saheb Ambedkar. So you don't have to be a civil servant, but you have to be extremely qualified. Look at all the qualities he had. इनका किस दर्जे का मुताला उन्होंने किया होगा कि इन सारे शोबों में महारत हासिल की
फिर उन खिदमात को अंजाम दिया जिसकी इंटेलेक्चुअल लेगेसी की आज तक हम कदर करते हैं। तो आपके सामने ये बेहतरीन मिसालें हैं कि इल्म को तरजीह देने से आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे मुआशरे के लिए ये आपकी अहम खिदमत होगी। मुझे यकीन है कि आप सभी में जज्बा होगा कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहती हूँ, सभी के लिए मैं कुछ अच्छा करूं, सभी को मैं अपने खिदमत अंजाम दूं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं या करना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको मेहनत खुद पर करनी होगी। और सबसे अहम बात मैं समझता हूं कि इस मेहनत का पस मंजर हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें कि आपका मकसद हयात आखिरकार है, कि आपके वजूद की हकीकत क्या है, कि हकीकी इल्म क्या है। अगर ये बातें आपके सामने रही तब जाके आपका हर कदम सही रोक पर होगा। ये बातें बेहद जरूरी है और आप सब बखूबी समझते हैं। अक्सर ये होता है कि पढ़ाई करते करते मुश्किलात पेश आती हैं, मेरे साथ भी हुआ है कई बार। दिल गवाना नहीं करता कि और मैं आगे बढ़ूं, बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जब आपके सामने आपके वजूद की हकीकत, आपका मकसद हयात, जिन बातों का जिक्र इस प्रोग्राम की शुरुआत में किया गया था, जिस मकसद को आपके बारे में अरबी और उर्दू में बयान किया गया था, उस मकसद को आप नजर में रखते हैं तो हर चीज आसान हो जाती है। आप सभी ने सुना होगा कि ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, लेकिन मेरा यह मानना है और मैं समझता हूं कि यही हकीकत है दो जहानों की, ट्राई एंड डन इज सक्सेस। कीप रन, कीप वर्किंग हार्ड। मेरा भी ये मानना था कि, और मैंने कहा था अपने वालिदैन से कि नतीजा इस्लाम का मेरे हाथ में नहीं है, मुसन्निफ की तकदीर में जो लिखा है वही होगा। लेकिन मुझे इस बात का इत्मीनान था कि इस एग्जाम के लिए जो मैंने मेहनत की है, दैट विल मेक मी अ बेटर डॉक्टर। आई न्यू दैट, आई रियलाइज दैट। इस एग्जाम का स्ट्रक्चर इस तरह है कि when you prepare for this sincerely, regardless of your interest in the job, अगर कि आप सिविल सर्वेंट ना बनना चाहें, लेकिन अगर आपके पास वक्त हो, अगर हालात इजाजत दे, अगर जिम्मेदारियों से आप बैलेंस कर सके तो जरूर कुछ ऐसा निकालकर 6 महीने 1 साल निकालकर खुसूसी तौर पर इसके सिलेबस को, इसकी तैयारी कीजिए आप सबको नजर रखते हुए, क्योंकि दिस विल गिव यू एन इनसाइट ऑन हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, political structures, governance, schemes, and all of that. This will make you a better academician, a better teacher, a better principal, a better businessman, a better professional of any sort. So I want you all to bear this in mind, that keep your horizons broad. Read books outside the syllabus. बचपन से मेरा जो एक शौक था, जो वालिदैन के ज़ेरे नजर मुझे अंदर पैदा किया गया था कि बेटा किताबों तक, सिलेबस तक स्कूल के, कॉलेज के महदूद मत रहो, इसके बाहर बहुत ही बड़ा मैदान है तालीम का, उसमें ठहरो। तो आई वांट यू ऑल टू यूज ऑल द रेफरेंस बुक्स। अपनी अगर बात करूं, डू नॉट प्रैक्टिस एट होम, बट इवन बिफोर माय फाइनल एग्जाम्स, वन डे बिफोर, आई हैड द रेफरेंस बुक विद मी, नॉट द गाइड बुक। My objective was to understand the concept and have clarity, and not merely get good grades. I had to sacrifice some marks, I know that. But I don't regret one bit that I focused more on understanding and widening my knowledge and clarity than getting a couple of extra percentage marks. क्योंकि यहाँ पर मेरी बहनें मौजूद हैं, उनसे कुछ खास बातें मैं कहना चाह रहा था कि आप पर दोहरी जिम्मेदारी है और आपसे दोहरी उम्मीदें हैं। मेरी वालिदा जो यहाँ पर मौजूद हैं, let me tell you about her. She is MSc in Mathematics and BID. And not just that, आपका BSc, आपका MSc Mathematics and आपका BID, तीनों डिग्री शादी के बाद हासिल हुई हैं। And हर डिग्री के साथ मैं मेरे भाई मेरी बहन की विरासत भी थी। आपके सामने ये मिसाल है कि आप इसी तरह
अपने आप पर मेहनत करें। मतलब ये कौन है? और इन डिग्री के बावजूद या इन डिग्री की बुनियाद पर आपने जॉब की थी अपने 4 बच्चों पर, उनकी 25-30 साल मेहनत है कि मुझे आज कामयाबी हासिल हुई है। इम्तिहान तो मैंने दिया था, लेकिन एग्जाम उनकी तालीम पर गिर कर था। कामयाबी मेरे नाम है, लेकिन काम वाले हैं। तो यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि आपका खुद काबिल होना और वो काबिलियत को मुंतकिल करना, और आप के अखलाकियात की बुनियाद पर, तरबियात की बुनियाद पर घरों को संवारना, ये भी बड़ी अहम खिदमत है। आज के दौर में जब इस खिदमत को, उसकी अहमियत को छोटा बता जा रहा है, उस गलतफहमी में ना पड़े। बिकॉज इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स create effects that last generations, and the institution of the family is built on the firm shoulders of a good mother. तो जरूर काबिल बने इसी तरह, और काबिल बनाए जाए को इसी तरह। मेरी उम्मीद है कि आप सब कही गई बातों को, और सबसे पहले मैं, इससे फायदा उठाएं, जिस हद तक हो सके अपने अपने शोबों में, अपने दायरे में इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। और जरूर गैबी बरकत होगी, नुसरत होगी, और हम सब इस मुल्क की तरक्की का अहम रुकन बनेंगे, और अपने अपने दायरे में अच्छी से अच्छी, बुलंद से बुलंद खिदमत अंजाम देंगे। आखिर में एक अहम बात के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। जिस तरह से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, उसी को जोड़ते हुए समाप्त फरमाएं। अगर ताख में तुमने रख दी किताब, अगर ताख में तुमने रख दी किताब, तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब? अगर ताख में तुमने रख दी किताब, तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब? ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब।